Hello friends, welcome to PTW. Today we are going to discuss the continued Israeli aggression against various forces in Middle East. Friends, आप सबको मालूम है कि अक्टूबर 7, 2023 में हमास ने इजराइल के अगेंस्ट में जो अटैक किया था, जिसमें करीब 1200 लोग मारे गए और even बहुत सारे जो 250 के करीब में इजरायली को बंधक बनाया गया। लेकिन उसी के जस्ट बाद इजराइल ने अपना जो रिटेलिएशन है वो स्टार्ट किया। लेकिन अगर हम देखें तो एक साल बीत गए, लेकिन एक साल में हुआ क्या है अगर, तो एक तो एकदम क्लियर है। अगर इसको सबसे पहले हम ये देखें कि इजराइल ने जब अपना कैंपेन स्टार्ट किया हमास के अगेंस्ट में लास्ट ईयर, तो उसके जो मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, उनका सबसे पहला उद्देश्य था कि हमास को मिलिट्रली ख़त्म कर देना है और भी पॉलिटिकली भी उसे इस स्थिति में छोड़ना है ताकि वो फ्यूचर में कभी भी वो एडमिनिस्ट्रेटिव क्लेम नहीं कर सके। दूसरा था कि भाई जो भी हमारे जो बंधक हैं उसको हम सेफली रिटर्न करेंगे। और तीसरा था कि ये इंश्योर करेंगे कि फ्यूचर में कभी भी गाजा स्ट्रिप वो इजराइल के लिए थ्रेट नहीं हो जाए। अगर इन तीनों ऑब्जेक्टिव्स के नज़र में हम देखें कि भाई ये इजराइल अभी तक कहाँ पहुँच पाया है और कहाँ तक उसकी जो उपलब्धि क्या है, तो ये बात तो क्लियर है कि इजराइल ने हमास को करीब पूरी तरह ख़त्म कर चुका है। उसके सारे जो टॉप लीडर्स हैं वो समाप्त हो चुके हैं, चाहे वो पॉलिटिकल चीफ जो था इस्माइल हानिया वो हुआ, या एवन याह्या सिनवर जो लास्ट मौजूद था वो भी अब जैसा न्यूज़ आ रहा है वो भी खत्म हो चुका है। तो इस तरह से देखें कि हमास के जो टॉप पॉलिटिकल लीडरशिप थी वो समाप्त हो चुका है और इवन उसकी मिलिट्री फैसिलिटीज़ भी ये कह सकते हैं कि पूरी तरह ऑलमोस्ट डिग्रेडेड हो सकती है। क्योंकि जब इजराइल ने ये कैंपेन स्टार्ट किया था उस समय बड़े बड़े जो स्ट्रेटजिक थिंकर्स हैं और इवन डिफेंस एनालिस्ट वो कह रहे थे कि भाई ये इजराइल के लिए आसान गेम नहीं होगा, क्योंकि हमास ऑलमोस्ट गाजा में एक इंटरनल नेटवर्क बना चुका है टनल का, और इजराइल के लिए बहुत ही मुसीबत हो जाएगी कि अगर जैसे ही वो ग्राउंड इन्वेजन स्टार्ट करता है तो वो कहीं भी फंस सकता है और दे विल गेट स्टक एंड इन फैक्ट दे विल बिकम सिटिंग डक फॉर हमास फाइटर्स। लेकिन अगर अब हम देखें तो इजराइल इस फील्ड पर, इस फ्रंट पर ऑलमोस्ट सारे जो स्ट्रेटजिक थिंकर्स हैं उनको वो गलत साबित कर चुका है। उसने जो भी मैंने अगर हम देखें तो इजराइल हमास ने तो बड़ी अपने स्ट्रेटजिकली अपने जो भी मिलिट्री आर्सेनल थे उस सबको प्लेस किया था, और ख़ास करके उसके जो की पोजीशंस थे, मिलिट्री पोजीशंस, वो सिविलियन एरियाज़ में था। और इवन जो यूएन हेडक्वार्टर्स है उसके बगल, उसके नीचे में उसका टनल था, इवन बहुत सारे जो हॉस्पिटल्स हैं उसके नीचे, ताकि वो ये मान कर चल रहा था कि कभी भी इजराइल इन चीज़ों को टारगेट नहीं करेगा। अगर वो किसी हॉस्पिटल को टारगेट करेगा तो ऑलमोस्ट इंटरनेशनल लेवल पे उस काफ़ी आउटरीच होगा। तो इंटरनेशनल आउटरीच से बचने के लिए इजराइल कभी भी इन चीज़ों को, ये जो पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, चाहे वो यूएन हेडक्वार्टर हो या जो हॉस्पिटल्स हो, स्कूल्स हो, इस तरह के जो पब्लिक फैसिलिटीज़ है उसे टारगेट नहीं करे। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। इजराइल ने किसी भी चीज़ को छोड़ा नहीं। जहाँ भी उसे ये इंटेलिजेंस मिलता था कि भाई उस हॉस्पिटल के नीचे हमास का अड्डा है, तो उसको टारगेट करता था बिना किसी हिचक के। और उसका रिजल्ट है कि अभी एक साल के बाद ऑलमोस्ट हम ये कह सकते हैं कि ये जो हमास है वो ऑलमोस्ट मिलिट्रली या पॉलिटिकली ऑलमोस्ट फिनिश्ड है। ये हो सकता है कि यह नहीं है कि हाँ हमास समाप्त हो जाएगा, उसके जो कैडर्स हैं या उसके जो न्यू लीडरशिप उभर के आएंगे और फिर अपना कुछ दिन के बाद एक नए रूप में वो फिर से कहानी की शुरुआत कर सकता है। लेकिन फॉर द टाइम बीइंग इट इज़ ऑलमोस्ट फिनिश्ड। उसके बाद अगर हम देखें तो अभी भी 100 के करीब में बंधक उन्हीं के पास है, हमास के ही, जो हमास या अदर जो इस्लामिक जिहाद अदर फाइट जो फ्री ग्रुप्स हैं उनके पास है। तो फर्स्ट जो वाला जो ऑब्जेक्टिव्स था वो हमास को फिनिश करने के, वहाँ तो वो इजराइल बहुत हद तक टू ए लार्ज एक्सटेंट इट हैज़ बीन सक्सेसफुल, लेकिन वो
जो रिलीज ऑफ हॉस्टेजेस हैं, या ये भी टू इंश्योर करना कि भाई फ्यूचर में गाजा स्ट्रिप जो है वो इजराइल के लिए थ्रेट नहीं हो जाए। तो इस दो पर लगता है कि इजराइल ने अभी अपना मन बदल लिया है। वो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव हुआ, अब वो समझ रहा है कि नहीं, गाजा स्ट्रिप ही नहीं, हम जो कोई भी फ्यूचर थ्रेट है, फ्यूचर सिक्योरिटी को इंश्योर करना चाहेंगे। क्योंकि अभी तक इजराइल में विश्वास था, और उन इजराइल के जो लोगों में भी ये विश्वास था कि वी आर लिविंग इन एन इम्प्रेग्नेबल फोर्ट, कहीं से कोई भी हमें अटैक नहीं कर सकता है। लेकिन ये जो अक्टूबर 7 का जो अटैक हुआ हमास का, उसने ये सारे जो मिथ थे उसको ध्वस्त कर दिया। और इवन उसके बाद भी जो ईरानियन अटैक हुआ है वो 14 अप्रैल को, और इवन फिर 1 अक्टूबर, तो इसने भी इसके जो डिफेंस शील्ड है उसका बैंड बजा दिया, ये मैं कह सकता है। पहली बार में अगर देखें तो 14 अप्रैल को जब हुआ तो उस समय तो ऑलमोस्ट सारे जो भी जो ईरानियन ड्रोन थे या मिसाइल्स थे वो सब फेल हो गए ऑलमोस्ट। माने इजराइल का जो एयर स्पेस है वहाँ पहुँच भी नहीं पाए, उसके पहले भी उनको टारगेट कर दिया गया। लेकिन अक्टूबर में, ये 1 अक्टूबर को जो हुआ तो ऑलमोस्ट 20 दे मैनेज टू ब्रीच इजरायली एयर स्पेस, और इवन कुछ तो उसके जो एयरबेस है उसको भी कुछ हद तक डैमेज कर दिया। तो इस तरह से ये तो क्लियर हो गया। इवन ईरान ने भी ये प्रूफ कर दिया कि भाई इजराइल की जो सिक्योरिटी है वो ऐसा नहीं है, इनविंसिबल है, वी कैन टेक ऑन दैट। तो ये अब फिर से इजराइल चाह रहा है कि हमारी जो मिलिट्री सुपीरियरिटी है उसको हम एस्टेब्लिश करें। और दूसरी बात कि जो भी हमारे थ्रेट हैं उसको भी समाप्त करें। इसलिए कि अगर देखें तो हमास अकेले नहीं लड़ रहा था। जैसे ही हमास के अगेंस्ट में इजराइल की कैंपेन शुरू होती है तो उसी समय हिजबुल्ला एंड हुतीस दोनों इजराइल के, हुतीस तो रेड सी में अपना जो भी इजराइल के सपोर्टर्स के जो शिप थे उसको टारगेट करना शुरू कर दिया, और हिजबुल्ला ने नॉर्थ इजराइल को टारगेट करना शुरू, जिसके कारण ऑलमोस्ट 60,000 जो इजरायली थे उसको नॉर्थ इजराइल पार्ट से, नदर पार्ट से इवैक्यूएट कर दिया गया। तो जैसे ही इजराइल के अंदर ये हुआ कि भाई वी हैव ऑलमोस्ट फिनिश्ड हमास, तो उसके बाद उन्होंने अपना शिफ्ट किया गया, और उसके बाद फोकस जो हुआ वो लेबनान के। तो लेबनान में भी उसने सबसे पहले हिजबुल्ला को टारगेट किया, और ये भी जानता है कि वो हिजबुल्ला जो है वो सबसे बड़ा, और उन सारे जो एक्सेस ऑफ रेसिस्टेंस में जो ईरान का है उसमें हमास, हिजबुल्ला और हुतीस आता है। तो उसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट ग्रुप है वो हिजबुल्ला है, क्योंकि हिजबुल्ला में ईरान ने न केवल एक इस्लामिक एजेंडा देखता है, वहाँ वो सिया एजेंडा भी देखता है, क्योंकि वो सिया ऑर्गेनाइजेशन है। तो इसलिए वो फाइनेंशियली इन्वेस्टमेंट किया ताकि उसको हम प्रॉपर इतना स्ट्रॉन्ग बना दे ताकि कोई भी जो थ्रेट है वो इजराइल का हो या अदर जो सुन्नी जो ग्रुप्स हैं सुन्नी, उस सबको भी फाइट करने के लिए उसने किया। इवन मिलिट्री भी उसे काफ़ी इक्विप किया। तो अगर हम उसको देखें तो उसके हिसाब से, तो इसलिए इजराइल का जो सेकंड टारगेट था हमास के बाद वो हिजबुल्ला हुआ। सबसे पहले आप देखें कि पेजर अटैक के माध्यम से हिजबुल्ला के जो बहुत सारे जो मिड लेवल के कमांडर्स थे उनको फिनिश कर दिया। फिर हसन, हिजबुल्ला के जो मेन चीफ थे वो हसन नसरुल्लाह, उसे ख़त्म किया, और उसके साथ ही बहुत सारे जो उसके जो टॉप लीडरशिप थे वो भी समाप्त हो गया। अब लेकिन उसका जो हिजबुल्ला का आप देखिए कि भाई टॉप लीडरशिप गया, फिर से कुछ दिन के बाद न्यू लीडरशिप उभर के आ जाएगा। तो लेकिन उसके लिए सबसे ज़रूरी है कि उसका जो डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर है, मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर, उसको फिनिश करना। और इसीलिए अब इजराइल की जो फोकस है वो उसके मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर पर ख़त्म करना है। लेकिन इसके साथ ही जैसे हिजबुल्ला को इजराइल ने टारगेट किया, उसके साथ ईरान भी पिक्चर में आ जाता है, क्योंकि इजराइल के विरुद्ध ईरान ने तो काफ़ी इन्वेस्टमेंट किया है हिजबुल्ला में, और इवन हिजबुल्ला के कारण ही ईरान अपना वर्चस्व इस पूरे रीजन में स्थापित कर चुका है। और इसमें होता है कि यदि आप अगर 79 के बाद देखें तो 79 में ही ये जो क्लरिकल रिजिम का आगमन हुआ है शाह के डिथ्रोन होने के बाद, तो उसके बाद ईरान ने डेलिबरेटली एक नेटवर्क बनाया हुआ था प्रॉक्सीज का, ताकि चाहे वो डिफरेंट में, इवन सीरिया में, लेबनान में, यमन में,
पैलेस्टाइन, हर जगह वो प्रॉक्सी प्रॉप अप कर लिया था, और जिसके कारण वो दोनों फ्रंट पर काम कर रहा था। एक तो अपने जो शिया फ्रंट है उस पर, ताकि वो अपना वर्चस्व बढ़ाए, और दूसरा वो इस्लामिक एजेंडा को भी प्रमोट कर रहा था। तो हमास जो है वो उसके इस्लामिक एजेंडा के तहत, क्योंकि ईरान की ये ख्वाहिश रही है कि वह इस्लामिक जो वर्ल्ड है उसे भी हम लीड करें, तो इसलिए ये सारे जो अदर अदर ग्रुप्स है, सुन्नी ग्रुप्स है, उसको भी वो प्रॉप अप करता रहता। अब इसके ख़त्म होते ही, जैसे ही हसन नसरल्ला को उसने वाइप आउट किया इसराइल, तो उसके बाद ईरान काफ़ी अंडर प्रेशर आ गया। ईरान के अंदर ही ये डिबेट शुरू हो गया कि अगर हम ये इस तरह से स्ट्रेटेजिक जो रेस्ट्रेंट है, अगर हम केवल रिटोरिकली बात करते रहें और हम ग्राउंड पर अगर अपना एक्शन नहीं दिखाएं, तो इससे होगा क्या? इससे होगा कि भाई हमें कोई, सभी लोग वीक समझेंगे, ये समझेंगे कि भाई ये नहीं बोल रहा है क्योंकि इसको डर लग रहा है, या इसमें वो ताकत नहीं है कि वो इजराइल को टेक ऑन कर सके। तो इस तरह से जो स्ट्रेटेजिक इसका जो रेस्ट्रेंट है, दैट विल बी टेकन एज द साइन ऑफ वीकनेस। और दूसरी बात कि ये सारे जो प्रॉक्सीज हैं, ये तो अभी तक एश्योर्ड थे कि भाई जब भी हम पे ट्रबल आएगा और जब भी हम ट्रबल में फंसेंगे तो ईरान विल कम टू आवर रेस्क्यू। लेकिन अब ईरान कुछ एक्शन ले ही नहीं रहा है। अगर हमास के फ्रंट पर देखें तो कभी भी नहीं, हमेशा वो रिटोरिक ही देता रहा, हमेशा इजराइल के अगेंस्ट में बहुत सारी बकवास करते रहा, लेकिन कभी भी डायरेक्टली पिक्चर में नहीं आया। लेकिन अब यदि हिजबुल्लाह के अगेंस्ट में भी वो साइलेंट रहता है, तब तो फिर मुसीबत और बढ़ जाएगी, और इनफैक्ट ईरान विल लूज इट्स क्रेडिबिलिटी अमंग इट्स प्रॉक्सीज। तो इस कारण ईरान के पास कोई ऑप्शन ही नहीं था, और ख़ास करके वहाँ के जो हार्ड लाइनर्स थे वो इस बात पर काफ़ी जोर दे रहे थे कि नहीं, ईरान मस्ट टेक सम एक्शन अगेंस्ट इजराइल। लेकिन एक दूसरा जो ग्रुप है, वो खास करके जो अभी ईरानियन प्रेसिडेंट हुआ है, वो मसूद पेजिस्कियन, वो काफ़ी लिबरल है और वो मॉडरेट इस्लामिस्ट कह सकते हैं। और उनका पहला टारगेट था कि भाई ईरान की इकोनॉमी को हम स्ट्रेंथन करें। जैसे ही हमारी इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग होगी, ऑटोमेटिकली हमारा इन्फ्लुएंस पूरे रीजन में बढ़ेगा। इसीलिए अभी अगर आप देखें तो ईरान हैवली सैंक्शन रेजिम है, और इसीलिए वो कभी भी नहीं चाहेगा कि भाई हम फुल फ्लेज्ड वार में एंट्री मारें। और दूसरी बात वो जाता था कि जैसे ही हम फुल फ्लेज्ड वार में हम एंट्री करते हैं, तो इजराइल का जो नेटवर्क है वो ईरानियन एस्टेब्लिशमेंट को इस तरह से पेनिट्रेट कर गया है कि वो कभी भी कहीं भी कुछ करवा सकता है। अगर आप देखें तो इस्माइल हानिया जो इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड से उसके द्वारा प्रोटेक्टेड था, लेकिन फिर भी ईरान में ही उसे ख़त्म कर दिया गया। उसी तरह ये आपका हसन नसरुल्लाह भी, उसे भी फुल्ली प्रोटेक्टेड था, लेकिन उसकी वो भी बच नहीं पाया। इस तरह से अगर हम देखें तो इजराइल की जो रिच है और इसका जो पेनिट्रेशन है वो ईरान में काफ़ी डीप हो चुका है। तो ईरानियन लीडरशिप को अब ये भय लगता है कि अगर हम वॉर में फंस जाए तो ये हो सकता है कि यहाँ जो इंटरनल, अभी कुछ दिन पहले हिजाब कंट्रोवर्सी में कितने लार्ज स्केल पर प्रोटेस्ट हुए थे गवर्नमेंट में, और उसमें गवर्नमेंट को काफ़ी रिप्रेसिव मेजर लेना पड़ा। अगर ये वार हो तो फिर ये रिवाइव कर सकता है, और इसी को टारगेट करते हुए ये जो बेंजामिन नेतन्याहू ने एक वीडियो भी रिलीज़ किया था, उसमें उसने ईरानियन पीपल को ये डायरेक्टली एड्रेस किया था कि वी आर विथ यू। ये जो सारे प्रॉब्लम का जो जड़ है ये क्लेरिक्स है, इसलिए हम इस क्लेरिक्स को ख़त्म करते हैं, और जैसे ही अगर रिजिम चेंज हो जाएगा फिर यू विल बी फॉर यू देयर विल बी एन एरा ऑफ पीस एंड डेवलपमेंट। तो ये भी पर्पस यही था, और इस तरह से ईरानियन जो लीडरशिप है इस बात को समझता है कि यदि हम ये काम करें, अगर इजराइल पर फुल फ्लेज्ड अगर हम वार करते हैं उसमें, तो हमारे सामने मुसीबत का एक नया आयाम खुल जाएगा। तो इसलिए वो कभी भी नहीं चाहता। अगर हम देखें कि इवन 1 अक्टूबर को जो ये हुआ, उसने अटैक किया, मिसाइल अटैक्स, दैट वाज आल्सो मोरल सिंबॉलिक, बिकॉज उसके पहले ही उसने अनाउंस कर चुका था कि वी आर गोइंग टू फाइट अगेंस्ट इजराइल। तो इसका मतलब कि आप एक बार तो जो काम करने जा रहे हैं उसके बारे में पहले सूचना कर दे रहे हैं ताकि लोग प्रिपेयर्ड हो जाए। और उसमें भी अगर टारगेट भी देखें तो उसने सिविलियन साइड को नहीं अवॉइड किया, उसमें मिलिट्री टारगेट्स थे ताकि कैजुअलिटी नहीं होगी। अगर कैजुअलिटी हुई तो दैट विल प्रोलॉन्ग द कन्फ्लिक्ट और दैट विल इंटेंसिफाई द कन्फ्लिक्ट बिटवीन द टू कंट्रीज। तो उसको भी उसने भी अवॉइड किया। अगर ये देखें कि
भाई ईरान ही नहीं केवल अवॉइड कर रहा है फुल फ्लेज वॉर, इवन इजराइल इज नॉट इंटरेस्टेड। इजराइल प्रवोक तो कर रहा है वहाँ के लोगों को, लेकिन इजराइल भी फुल फ्लेज वॉर के अगेंस्ट में है अभी। उससे है कि अगर हम अभी इमीडिएट हम टारगेट करें इसके ईरान के जो प्रॉक्सीज को, क्योंकि अभी तक 79 के बाद ईरान कभी भी डायरेक्टली फाइट में आया नहीं है। वो हमेशा इन प्रॉक्सीज के माध्यम से वो अपना काम करता है। और उसी कारण अगर हम देखें तो चाहे वो सुन्नी स्टेट, सुन्नी मोनार्कीज जैसे सऊदी अरबिया हुआ, यूएई हुआ, ये दोनों को तबाह कौन किया? वो हुतीज सऊदी जो ऑयल फैसिलिटी जो उस पर अटैक कर दिया। तो इस तरह से हुती और ये सऊदी अरेबिया भी जानता है कि भाई ईरान ही ये करवा रहा है, लेकिन उसमें है कि ईरान के पास एक ऑप्शन है कि नहीं, मैंने तो कुछ नहीं किया, ये तो हुती कर रहा है, हमारा इसमें कोई हाथ नहीं है। तो एक दे हैव द एक्सक्यूज फॉर डिनाइबिलिटी। तो इसलिए अब जो होता है कि ये इजराइल समझता है कि नहीं, इसमें हमें पहले प्रॉक्सीज को फिनिश करना चाहिए। अब जैसे ही प्रॉक्सी फिनिश हो जाएंगे ईरान ऑटोमेटिकली वीकेंड हो जाएगा, क्योंकि उसकी इकोनॉमी तो ऐसे ही चरमराई हुई है। वो कितना दिन फुल फ्लेज अगर वार हो तो हाउ लॉन्ग दे विल सस्टेन द वार। और वो अगर देखें कि यूक्रेन वार, उसे भी वो वॉच कर रहा है कि रसिया के सामने तो यूक्रेन कुछ भी नहीं था। और इवन रशियंस दे वर थिंकिंग दैट इट इज अ मैटर ऑफ फ्यू डेज, लेकिन वो फ्यू डेज फ्यू ईयर्स में चेंज हो गया। और अभी भी कहीं भी वार के खत्म होने का कहीं नज़र आ नहीं रहा, एंड नो, देयर इज नो एंड इन साइट। तो इस तरह से वार स्टार्ट करना तो बड़ा आसान है, लेकिन एंड करना, और वो भी खास करके ऑनरेबली उसको एंड करना इतना आसान गेम नहीं है। तो इसीलिए ये ईरान कभी भी इस चक्कर में पड़ना नहीं चाहता, और इवन सिमिलरली इजराइल भी नहीं चाहता कि भाई अभी हम इसमें करें। तो ये तो क्लियर है कि ये जो फाइट है वो कंटिन्यू करेगा। अभी इजराइल का सारा फोकस हिजबुल्ला पर है, और वंस हिजबुल्ला इज फिनिश्ड देन मे बी द टारगेट विल बी द हुतीज। ये तीन जो इसके प्रॉक्सीज है उसके अगेंस्ट में इजराइल कंसिस्टेंटली वर्क करेगा। और उसको पता है कि यदि हम इन प्रॉक्सीज को हम टारगेट करते हैं तो इवन यूएस का जो सपोर्ट है वो हमारे लिए एश्योर्ड रहेगा। वो कभी भी, और दूसरी बात कि भाई वहाँ प्रेसिडेंशियल इलेक्शन भी है, तो कम से कम इलेक्शन के पहले तो कभी भी कोई भी वो डेमोक्रेटिक कैंडिडेट हो या रिपब्लिकन, वो कभी भी ये नहीं चाहेगा कि भाई हम इजराइल को सपोर्ट नहीं करेंगे या उसको कमिट नहीं करेंगे। इस तरह के स्टेप कोई भी नहीं लेने चाह रहा, और इसका फ़ायदा इजराइल ले रहा है कि भाई जो भी करना है, और जो भी जब तक इलेक्शन हो नहीं जाता तब तक अपने हिसाब से अपने जो नेशनल इंटरेस्ट है या सिक्योरिटी इंटरेस्ट है उसको ध्यान में रख करके हम इन सारे प्रॉक्सीज को ख़त्म करें। और इसके बाद इसी में अगर प्रॉक्सीज में ही देखें तो इजराइल एक तो उसके अगेंस्ट में कैंपेन कर रहा है, और दूसरी बात है कि ये सारे प्रॉक्सीज का जो मेन फाइनेंशियल सोर्स है और या लॉजिस्टिक सोर्स, उसको भी वो टारगेट कर रहा है। फाइनेंशियल में देखें कि ये सारे जो प्रॉक्सीज हैं ये इनकी फंडिंग जो होती है वो क्रिप्टो करेंसीज के थ्रू होती है। एक गारंटेक्स प्लेटफॉर्म है, वो इसमें काफ़ी एक्टिव है, उसको काफ़ी ये सारे हिजबुल्ला हो या हुतीज हो सारे यूज़ करते हैं, और उसके माध्यम से ही जो फंडिंग चैनलाइज होता है। और इसके जो फाउंडर्स हैं वो रशियंस हैं। तो इस तरह से इजराइल जो है वो टारगेट करेगा ये सारी क्रिप्टो करेंसीज को, और दूसरी तरफ लॉजिस्टिक्स के लिए जहाँ भी उसके जो मिलिट्री डिपोज हैं या आर्सेनल जहाँ भी है उसको भी टारगेट करेगा। इसलिए अभी कुछ दिन पहले इजराइल ने हिजबुल्ला के जो वेपन्स सेंटर थे वो रशियन बेसिस में थे, लेकिन उसको भी टारगेट कर दिया, वहाँ भी फिनिश किया। तो इस तरह से दोनों ही फ्रंट पे वो काम करेगा, एक तो फाइनेंशियल फ्रंट पे और दूसरा लॉजिस्टिक्स फ्रंट पे। अब जहाँ तक है कि कुछ अभी हाल के दिनों में देखें कि 1 अक्टूबर के बाद जो सेकेंड अटैक ईरान का हुआ है, उसके बाद हर जगह एक स्पेकुलेशन है कि भाई फुल फ्लेज्ड वार हो जाएगा या पूरा रीजनल कन्फ्लिक्ट में ये कन्वर्ट हो जाएगा। हो सकता है कि थर्ड वर्ल्ड वार की भी बात लोग कर रहे हैं, क्योंकि ईरान के साथ चाइना और रशिया का भी इन्वॉल्वमेंट हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ईरान कभी ईरान की जो ऑयल फैसिलिटीज़ है या न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ है, आई थिंक ये जो इजराइल है उसको अभी टारगेट नहीं करेगा, इसलिए कि इजराइल
कभी भी बिना यूएस सपोर्ट के वो ईरान की जो न्यूक्लियर फैसिलिटी है उसको टारगेट नहीं कर सकता है। और बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने क्लियर कट कर दिया कि वी आर नॉट इन फेवर। इवन ऑयल फैसिलिटीज़ को भी वो नहीं कर सकता है, क्योंकि जैसे ही अगर ऑयल फैसिलिटीज़ को अगर टारगेट करता है तो इसके जो क्रूड ऑयल के जो प्राइसेस हैं वो आकाश छूने लगेंगे। और इसके साथ ही जैसे अगर इजराइल ईरान पर अटैक करता है तो ये मानकर हम चलें कि ईरान जो अदर ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज है उसको भी टारगेट करेगा, और जिसका परिणाम ये होगा कि हर जगह माने एक ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस उभर के आ जाएगी। तो कभी भी इजराइल नहीं चाहेगा कि भाई जो हमारे जो फ्रेंडली कंट्रीज हैं, वह सऊदी अरेबिया हो या यूएई हो, तो उन लोगों को हम परेशानी में डालें। तो इस तरह से ईरान वहाँ भी ये इजराइल ईरानियन जो ऑयल फैसिलिटीज़ है या न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ है उसको भी वो टारगेट करने के फेवर में नहीं होगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कि वो ये जो प्रॉक्सीज है, प्रॉक्सी के अगेंस्ट में कैंपेन जारी रखेगा। उसके जो फाइनेंशियल जो हब्स हैं उसको या फाइनेंशियल जो सोर्सेज हैं उससे टारगेट, फाइनेंशियल लॉजिस्टिकल इसको टारगेट करेगा। लेकिन ईरान के अगेंस्ट में वो एक्शन लेगा। और अभी अगर हम देखें तो अभी कोई ओपन एक्शन ईरान के अगेंस्ट में अभी नहीं लिया है, लेकिन वो साइबर वॉरफेयर अभी भी इंडल्ज कर रहा है। क्योंकि इजराइल की जो एक यूनिट है, यूनिट 8200, वो साइबर वॉरफेयर में काफ़ी एक्सपर्टाइज है उसकी। वो काफ़ी उसका जो इन्वेस्टमेंट है और उस कह ले कि उसने जो काफ़ी कटिंग एज टेक्नोलॉजी इवॉल्व कर चुका है, तो उसको यूज करके इजराइल उसके ईरान के अगेंस्ट में काम कर रहा है। और इवन पास्ट में भी अगर देखें तो 2010 में इजराइल ने एक कंप्यूटर मालवेयर जो स्टक्स नेट उसको यूज किया था, और उसके कारण ये जो यूरेनियम इन्वेस्टमेंट फैसिलिटीज़ है उसके सेंट्रीफ्यूजेज है उसको उन्होंने डैमेज किया था नातांज न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ में। और जिसके परिणाम में कहा जाता है कि उसका जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो कई साल पीछे हो गए। और अभी हाल में ही अगर हम देखें तो ये घटना 2020 में भी हुई थी। उसके जो शाहिद राजाई पोर्ट, वहाँ भी उसके जो भी ऑपरेशंस डैमेज हुए थे। उसके बाद अभी रिसेंट में 12 अक्टूबर को मैसिव साइबर अटैक उस ईरान के अगेंस्ट में हुआ। और ये एक ही नहीं, सारे जो क्रिटिकल सेक्टर्स हैं सब उसके चपेट में आ गए थे। वो ट्रांसपोर्ट नेटवर्क हो या गवर्नमेंट सिस्टम हो या प्लांट जो एनर्जी प्लांट्स हो, सारे के ऊपर अटैक हुआ था। और सभी काफ़ी टाइम के लिए वो उसके जो ऑपरेशंस है वो ठप हो गए। ये इतना लार्ज स्केल पर था और इतना वेल कोऑर्डिनेटेड था कि ये कभी हो ही नहीं सकता है कि कोई ये कहते हैं कि एमेच्योर हैक्स जो तो साइबर हैक्स होते हैं वो ये काम किया हो। इसमें कभी भी बिना स्टेट एक्टर को इन्वॉल्वमेंट किए इतना लार्ज स्केल पर और इतना प्रिसाइज कभी हो ही नहीं सकता। और ऐसा उम्मीद किया जा रहा है कि इसमें महीनों लग जाएंगे ईरान को रिकवर करने में। तो इस तरह से जो साइबर अटैक है ये तो चलता रहेगा। साथ ही फुल फ्लेज वार अभी नहीं हुआ, अभी तो वो केवल प्रॉक्सी को टारगेट करते रहेंगे और उसको वीकेंड करते रहेंगे। जैसे ही प्रॉक्सी वीकेंड हो गया ऑटोमेटिकली जो ईरान है वो वीक हो जाएगा। और इसमें यूएस का भी सपोर्ट मिलता रहेगा और साथ साथ जो मिडिल ईस्ट के जो भी मोनार्कीज हैं उनका भी सपोर्ट इजराइल को मिलता रहेगा। और इससे बेहतर तो कुछ हो नहीं सकता, क्योंकि इजराइल को भाई इधर से यूएस से भी मिलिट्री सपोर्ट मिल रहा है, डिप्लोमेटिक सपोर्ट मिल रहा है, और इवन जो नेबरिंग कंट्रीज है वहाँ से कोई अपोजिशन नहीं आ रहा है। तो इसे ही कहते हैं, जो नहीं कहते कि सोने में सुहागा, सो बस ये इजराइल अपनी इसी स्ट्रेटजी को फॉलो करता रहेगा। और आगे जब तक कि प्रोसेस ख़त्म नहीं हो जाए हम सीज फायर की उम्मीद नहीं कर सकते। सीज फायर होगा लेकिन उसके पहले एक एस्केलेशन एकदम सर्टेन है। तो इजराइल की जो पॉलिसी है कि फर्स्ट एस्केलेट एंड देन डी एस्केलेट, वो कंटिन्यू रहेगी। धन्यवाद।